हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फिजिक्स के लास्ट में जो लाल कलर के डब्बे वाले टॉपिक बने हुए हैं दोस्तों, है ना, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने सारा फिजिक्स कंप्लीट कराया है। इसके अलावा केमिस्ट्री आपको पढ़ना है तो केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बायोलॉजी भी आपको पढ़ना है तो वो भी मिल जाएगी दोस्तों, चैनल में प्लेलिस्ट। फिजिक्स सारा कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट लेक्चर है दोस्तों, है ना। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है? विक्रम खंडेलकर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का है प्यार से, और शेयर भी कर दिया करें, जिससे मुझे थोड़ी सी मैं और अच्छे से लेक्चर्स बनाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कार को मैं डिस्कस करूंगा धमाकेदार तरीके से। हर चीज के बारे में मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको समझने और में आसानी जा सके दोस्तों। क्योंकि पहले से ही आप सुनते आ रहे हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यह एक कहावत है दोस्तों। और ये बहुत ही, इसका मतलब बहुत पुरानी कहावत है। और इसका मतलब होता है, जब किसी चीज की जरूरत होती है तो उसे पूरा करने के लिए रचनात्मक तरीके से सोचना पड़ता है दोस्तों। उसको पूरा करने के लिए रचनात्मक तरीके से सोचना पड़ता है, और इसी तरह से नए आविष्कार या खोज होती है। इसी तरह से नए आविष्कार या खोज होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, रचनात्मक का मतलब अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, जब किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचो तो हमारा दिमाग हमें नए नए आइडियाज देता रहता है दोस्तों, देता रहता है। उसी आइडिया या तरीके से ही खोजे या आविष्कार होती है दोस्तों। इसी तरह से आविष्कार या खोज होती है और नए आइडियाज क्रिएट होते हैं दोस्तों। लेकिन सोचना पॉजिटिव है दोस्तों, ऐसा नहीं कि निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव थॉट प्रोसेस शुरू होगी दोस्तों, और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस शुरू होगी और वो बढ़ती जाएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों ये सब आविष्कार हुए हैं। तो आविष्कार ही यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं अपन बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर या इसी का हिंदी नाम है दोस्तों वायु दाब मापी। एक यंत्र होता है, वायु दाब मापी एक यंत्र होता है, जिसके द्वारा वायुमंडल के दाब को नापा जाता है। जिसके द्वारा वायुमंडल के दाब को नापा जाता है। वायुमंडल के दाब को नापा जाता है, याद रखना, पूछा जाता है ना। तो वायु दाब को नापने के लिए बैरोमीटर में पारा का यूज किया जाता है दोस्तों। किसका? पारा का यूज किया जाता है। आजकल दूसरे ये आ गए हैं बैरोमीटर, जिसमें पानी और हवा का यूज भी कर रहे हैं, लेकिन पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक का नाम क्या है? बैरोमीटर के आविष्कारक का नाम है इवान गेलिस्टा। इवान गेलिस्टा टोरी डबल आर है, टोरिसेली, है ना। तो बैरोमीटर के आविष्कारक का नाम है इवान गेलिस्टा टोरिसेली, याद रखना है। इवान गेलिस्टा टेरोसेली, ये बैरोमीटर के आविष्कारक है दोस्तों। बैरोमीटर के आविष्कारक है। देखो ये कहाँ के थे? इटली के थे। और कब आविष्कार किया था इन्होंने इसका? तो 1644 में आविष्कार किया था। कब किया था? 1644 में आविष्कार किया था। तो दोस्तों इससे हमको पता चलता है वायुमंडलीय दाब के बारे में, है ना। तो कैसे पता चलता है दोस्तों? ऐसा लगा रहता है, यहाँ पे रहता है पारा, है ना। तो यदि बैरोमीटर पैमाना अत्यधिक तेजी से कम हो जाता है दोस्तों, यदि बैरोमीटर का पैमाना अत्यधिक तेजी से कम हो जाता है तो आंधी तूफान की संभावना को व्यक्त करता है दोस्तों। आंधी तूफान आ सकता है करके अपने को समझ में आता है। तो क्वेश्चन आता है, यदि बैरोमीटर का पाठ्यक्रम अचानक गिरने से क्या होगा? तो बैरोमीटर का पाठ्यक्रम अचानक गिरने से आंधी या तूफान के संकेत होते हैं। आंधी या तूफान के संकेत होते हैं, या तो आंधी आ सकती है या तूफान आ सकता है, ये संकेत होते हैं, है ना। और धीरे धीरे कम हो तो वर्षा की संभावना को व्यक्त करता है। अगर धीरे धीरे कम हो रहा है दोस्तों, अचानक से होएगा तो तूफान आएगा, और धीरे धीरे कम हो रहा है तो वर्षा की संभावना को व्यक्त करता है, यानी पानी आ सकता है। अपन बोले बाहर निकलना नहीं है, अपनी घरवाली के साथ अपने घर में ही रहना है, पानी आ सकता है कि नहीं। तो धीरे धीरे कम हो तो वर्षा की संभावना हो सकती, यानी वर्षा की संभावना को व्यक्त करता है। और यदि बैरोमीटर पैमाने में वृद्धि होती है दोस्तों, है ना, यदि बैरोमीटर के पैमाने में वृद्धि होती है, वृद्धि यानी ऊपर चढ़ता है,
वृद्धि होती है तो मौसम साफ रहेगा, अपन घूमने जा सकते हैं अपनी घरवाली के साथ, कहीं भी उसको घुमा सकते हैं गार्डन वार्डन में, और इधर उधर और कुछ खिला पिला भी सकते हैं उसको। तो समझ में आया, यदि बैरोमीटर के पैमाने में वृद्धि हो तो साफ मौसम की परिस्थिति होती है, साफ मौसम रहेगा। समझ में आया, ऐसा है। तो ये है दोस्तों, तो ये बैरोमीटर के बारे में मैंने बताने की कोशिश किया हूं। ऐसे ही देखिए, नेक्स्ट है विद्युत बैटरी। तो विद्युत बैटरी यानी कि सेल तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, है कि नहीं, सेल तो आपने देखा ही होगा, तो वही है विद्युत बैटरी। तो विद्युत बैटरी जो है ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है और रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। और दो सेलों को आपस में जोड़ दो तो वैदिक यानी विद्युत अभियंता एवं इलेक्ट्रॉनिकी में दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों के संयोजन को विद्युत कोष कहा जाता है। अगर दो सेल को अपन जोड़ रहे हैं, दो तीन सेल को, तो उसको विद्युत कोष कहते हैं दोस्तों। तो बात हो रही है विद्युत सेल की यानी विद्युत बैटरी की, विद्युत सेल या विद्युत बैटरी। तो विद्युत बैटरी जो है इसका आविष्कार किसने किया था? तो 1800 की बात है, 1800 सन में इटली के थे, ये इटली के थे, है ना, इटली के थे, जिनका नाम है आलेसांद्रो। कई बुकों में आलेसांद्रो लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है आलेसांड्रो, लेकिन उनका रियल नेम था आलेसांद्रो। इंग्लिश में सांद्रो है, आलेसांद्रो वोल्टा ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था पूछेगा तो आलेसांद्रो वोल्टा ने आविष्कार किया था। इटली के वैज्ञानिक थे ये। कब किया था आविष्कार? तो 1800 के तरफ की बात है, 1800 ईस्वी की बात है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन बाइसिकल की। बाइसिकल यानी कि साइकिल। तो दोस्तों आपको साइकिल के बारे में बता दूं, साइकिल के आविष्कार का श्रेय कई लोगों को दिया जाता है दोस्तों, कई लोगों को दिया जाता है। क्योंकि सबसे पहले साइकिल बनी तो उसको पैर से ही घसीटते थे, पैर से घसीट के उसको धक्का दे दे के आगे चलाते थे। फिर और थोड़ा बहुत उसमें इंप्रूवमेंट हुआ और कुछ अलग तरीके से बनी, तो कई लोगों को साइकिल का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं आधुनिक साइकिल की दोस्तों। तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1839 में आधुनिक साइकिल की खोज की थी। आधुनिक साइकिल का मतलब है स्कॉटलैंड के एक लोहार थे, ये स्कॉटलैंड के एक लोहार थे जिनका नाम था किर्प पैट्रिक मैकमिलन, है ना, मैकमिलन। तो ये नाम याद रखना है, किर्क पैट्रिक मैकमिलन ने ही आधुनिक साइकिल का आविष्कार किया था। उन्होंने इसमें पहियों को पैरों से चलाने की व्यवस्था की थी। जो पहियों को पैरों से चलाने ने पैडल की व्यवस्था की थी, पैडल मारेंगे तो चक्का घूमेगा, ऐसी व्यवस्था करी थी। तो अपन बोल सकते हैं कि बाइसिकल का आविष्कार किसने किया था? तो मैकमिलन ने किया था, याद रखना है। कार पैट्रिक मैकमिलन ने किया था। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड की। बात आधुनिक साइकिल की हो रही है। मैंने बताया साइकिल की रूपरेखा तैयार करने में कई लोगों को श्रेय दिया जाता है आविष्कार का, लेकिन अपने को जो एग्जाम में पूछा जाएगा ये मैकमिलन का पूछा जाएगा, साइकिल या बाइसिकल। नेक्स्ट है बाइसिकल टायर की बात करते हैं। अब टायर किसने बनाया था दोस्तों? सबसे पहले टायर किसने बनाया था? साइकिल के लिए पहला व्यावसायिक टायर व्यवहारिक बोल सकते हैं अपन, व्यवहारिक वायवीय टायर बनाने का श्रेय स्कॉटलैंड के रहने वाले जॉन बायड डनलप को दिया जाता है। क्या नाम था उसका पूरा? जॉन डनलप, या पूरा नाम था बायड, जॉन बायड डनलप को दिया जाता है। इसी के नाम पे डनलप कंपनी है दोस्तों, एक टायर की कंपनी डनलप, है ना, डनलप नाम की कंपनी, इसी के नाम पे टायर बनाती है वो कंपनी, है ना। कई प्रकार की कंपनी है, सीएट, डनलप, एमआरएफ, लेकिन डनलप कंपनी इसी के नाम पे रखा गया है। तो जॉन बायड डनलप ने बाइसिकल टायर का आविष्कार किया था, एक, है ना। ये कहाँ के थे? तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन चले गए थे बाद में, है ना। किस देश में किया था? ब्रिटेन में किया था, है ना, लेकिन स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कब किया था? 1888 में, यानी 1888 में उसका आविष्कार किया था दोस्तों, याद रखना है। डनलप एक पशु चिकित्सक थे दोस्तों। ये डनलप व्यक्ति जो थे वैज्ञानिक, ये पशु चिकित्सक थे और उन्होंने 1888 में इसे पेटेंट करवाया था। क्या करवाया था? पेटेंट करवाया था, है ना। बनाने के बाद उसको पेटेंट करवाया था। डनलप ने बेलफास्ट में स्ट्रीट पर अपना पहला टायर बनाया था दोस्तों। तो अपन बोल सकते हैं, अपने को इतनी चीजें याद नहीं रखना है। बाइसिकल टायर का आविष्कार किसने किया पूछेगा तो जॉन बायड डनलप को जाता है, ब्रिटेन में किया था
1888 में किया था और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, लेकिन है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस, तो दोस्तों बाईफोकल लेंस का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उन्होंने 1784 में, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1780 लिखा है, लेकिन 1784 में बाईफोकल लेंस का आविष्कार किया था। बाईफोकल लेंस देखो यूएसए लिखा है, अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1784 में बाईफोकल लेंस का आविष्कार किया था दोस्तों। बाईफोकल लेंस भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के लेंस होते हैं। बाईफोकल लेंस में दो तरह के लेंस होते हैं। ऊपरी लेंस दूर की चीजों को देखने के लिए काम आता है और निचला लेंस पढ़ने के लिए काम आता है। तो बाईफोकल लेंस आपने कईयों के चश्मे में देखा होगा, बाईफोकल लेंस यहाँ पे ऐसा वाला लगा रहता है, ऐसा वाला लगा रहता है कि नहीं यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया, ऊपरी लेंस जो है, ऊपरी लेंस दूर की चीजों को देखने में काम आता है और निचला लेंस जो है पढ़ने में काम आता है, निचला है ना, नीचे देख के पढ़ सकते हैं। तो बाईफोकल लेंस पहनने वालों को लेंस के दो हिस्से को देखने में मदद मिलती है, दो हिस्सों को देखने में मदद मिलती है ना। बाईफोकल लेंस ज्यादातर समय पढ़ने वाला हिस्सा छोटा होता है, जो ये पढ़ने वाला हिस्सा नीचे देखने वाला छोटा होता है और ऊपर वाला हिस्सा गोलाकार होता है। तो इतनी चीजें याद रखना बस। बाईफोकल लेंस का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ये याद रखें दोस्तों, ये याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगला है बुनसन बर्नर। बुनसन बर्नर क्या है ये बुनसन बर्नर? तो बुनसन बर्नर क्या है, सबसे पहले तो ये अपने को पता होना। इसका आविष्कार रॉबर्ट बुनसन ने किया था, जर्मनी के वैज्ञानिक थे और इन्होंने किया था 1855 में आविष्कार किया था। तो बुनसन बर्नर एक प्रकार का गैस बर्नर होता है दोस्तों, गैस बर्नर है ना, जिसका उपयोग प्रयोगशाला सेटिंग में कई रासायन विज्ञान प्रक्रियाओं में किया जाता है। इसका उपयोग पदार्थों को गर्म करने, पदार्थों को जलाने, उच्च ताप पर वस्तुओं को जीवाणु रहित करने के लिए भी किया जाता है। बर्नर में कई अलग अलग प्रकार की गैसों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि मीथेन गैस, ब्यूटेन गैस, प्रोपेन गैस या उसका मिश्रण गैस का प्रयोग किया जा सकता है। तो रॉबर्ट बुनसेन के नाम पे रखा गया है। रॉबर्ट बुनसेन ने कार्यशील मॉडल पहली बार 1854 में पूरा किया था और बुनसेन बर्नर का आविष्कार की तारीख 1855 है। इन्होंने हीडलबर्ग विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला में छात्रों को उपयोग के लिए 50 इकाइयां बनवाई थी और 3 साल तक पहले प्रोफेसर पद पर संभाला था। तो उन्होंने वहीं पे वो एक हीडलबर्ग विश्वविद्यालय जो था वहां पे बनाया था इन्होंने, है ना। तो उसी के बाद फिर रसोई आसान हो गई और गैस का आविष्कार हुआ दोस्तों, और फिर सिलेंडर विलेंडर बनने लगे और उसमें गैस वेस बनने लगा, है ना, जिसमें ब्यूटेन प्रोपेन ऐसी गैस बन के। तो एक प्रकार का बर्नर है, ये याद रखना है, एक प्रकार का गैस बर्नर बोल सकते हैं, गैस सिलेंडर, है ना। तो बुनसन बर्नर का आविष्कार रॉबर्ट बुनसन ने किया था, याद रखना है। बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का तो आप जानते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो अंग्रेज गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज। इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है इनको चार्ल्स बेबेज ने 1830 में, चार्ल्स बेबेज ने 1830 से 34 के बीच की बात है, 1830 के दशक में एनालिटिक इंजन के लिए योजना बनाई थी। एनालिटिकल इंजन के लिए योजना बनाई थी। हालांकि कभी पूरा नहीं हुआ वो इंजन का, बाद में किसी और ने बनाया, है ना। लेकिन कंप्यूटर में ज्यादातर बुनियादी तत्व मौजूद थे, इसीलिए सबसे पहले इन्हीं का आता है दोस्तों। चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ, दार्शनिक और आविष्कारक और मैकेनिकल इंजीनियर थे दोस्तों, है ना, मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो फादर ऑफ कंप्यूटर पूछेगा तो चार्ल्स बेबेज का ही नाम आता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। बात करते हैं अपन अब क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? तो क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला एक उपकरण है। क्या है ये? पौधों की वृद्धि को नापने वाला एक उपकरण है। इसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 20वीं सदी की शुरुआत में की थी। जगदीश चंद्र बोस ने 20वीं सदी की शुरुआत में की थी, यानी कि 1928 में की थी। क्रेस्कोग्राफ के बारे में मैं आपको बताऊं, क्रेस्कोग्राफ पारंपरिक रिकॉर्ड के सिद्धांत पर काम करता है। यानी एक पौधे के एक छोर पर
एक छोर पर तार लगाया जाता है, यानी तार लगा के उसको नापा जाता है, और दूसरी तरफ पौधे के आकार की वृद्धि दर को रिकॉर्ड करने के लिए जटिल घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपन बोल सकते हैं क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल पौधों की वृद्धि को नापने के लिए किया जाता है। और किसने आविष्कार किया था? भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इसका आविष्कार किया था, इतना याद रखें। बात करते हैं अपन कॉस्मिक किरणों की। कॉस्मिक किरणों की खोज ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक जिसका नाम था विक्टर हेस, जिसका नाम था विक्टर विक्टर हेस ने साल 1912 में विक्टर हेस ने साल 1912 में इसकी खोज की थी। और उन्हें 1936 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रियाई यानी ऑस्ट्रिया देश है ना यूरोप में, एक ऑस्ट्रिया है ना। तो ऑस्ट्रिया और अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक है ना। ऑस्ट्रिया के बाद अमेरिका चले गए, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, फिर अमेरिका चले गए, तो उसको बोल सकते हैं अपन ऑस्ट्रिया और अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक विक्टर हेस ने 1912 में इसकी खोज की थी दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस ने की थी। विक्टर हेस ने की थी, 1912 में की थी। समझ में आ गया? कॉस्मिक किरणें पूछेगा। कॉस्मिक किरणें जो है इसको कॉस्मिक रे के नाम से भी जानते हैं। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा आवेश कण होते हैं जो बाहरी अंतरिक्ष में उत्पन्न होते हैं। उच्च ऊर्जा आवेशित कण होते हैं जो बाहरी अंतरिक्ष में उत्पन्न होते हैं। बात करते हैं अपन कार्बन पेपर की। कार्बन पेपर का खोज किसने किया? तो कार्बन पेपर का आविष्कार जो है इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, 1806 में किया है आविष्कार, जिनका नाम था दोस्तों, देखो सबसे पहले इसका आविष्कार किसी और ने किया था। तो कार्बन पेपर का आविष्कार पेलेग्रीनो टूरी, टा में छोटों की मात्रा है, टूरी है ना, इसने किया था दोस्तों। तो कार्बन पेपर का आविष्कार पेलेग्रीनो टूरी ने किया था। लेकिन इसका पेटेंट अंग्रेज यानी इंग्लैंड के थे अंग्रेज, रॉल्फ वेजवुड को जाता है दोस्तों, ने कराया था। तो इसका पेटेंट कराया था। पेटेंट जो कराता है, रजिस्टर्ड जो कराता है, पूरी दुनिया को जो बताता है ना, उसी का नाम आता है। तो लेकिन इसका पेटेंट अंग्रेज राल्फ वेजवुड ने करवाया था। राल्फ वेजवुड ने करवाया था। तो अपने को ये आएगा कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया था? तो राल्फ वेजवुड ने करवाया था। इंग्लैंड के थे ये, 1806 में करवाया था, याद रखना है ना। 1806 में करवाया था। तो 1806 में करवाया था। बस इतना याद रखना है। पेपर ने कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया पूछेगा तो ये है ना। कार्बन पेपर का आविष्कार पूछेगा तो राल्फ वेजवुड, नाम याद रखना है इनका, राल्फ वेजवुड। अब बात करते हैं अपन कार की। तो दोस्तों वास्प, यहाँ वास्प की बात हो रही है। तो वास्प से चलने वाली पहली कार का आविष्कार निकोलस जोसेफ कुगनोट, क्या नाम था उसका? कुगनोट, कि पूरा नाम था निकोलस जोसेफ कुगनोट, ये नाम है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुगनाट लिखा है। तो वही मैंने बताया, इंग्लिश में नाम रहते हैं, हिंदी में छपते हैं तो गड़बड़ हो जाते हैं प्रोनाउंसिएशन की वजह से। तो कुगनोट ने किया था। तो वास्प से चलने वाली पहली कार का आविष्कार निकोलस जोसेफ कुगनोट ने 1769 में किया था। यह कार फ्रेंच आर्मी के लिए गन गैरेज को ले जाने में मदद करती थी। यह कार फ्रेंच आर्मी के लिए गन गैरेज को ले जाने में मदद करती थी, है ना। तो ये याद रखना है अपने को। पूछेगा ये वाले वास्प वाली कार पूछेगा तो इनका नाम आएगा। वास्प से चलने वाली पहली कार का आविष्कार निकोलस जोसेफ
कुगनोट ने किया था, है ना, कुगनोट ने किया था फ्रांस में, और फ्रेंच आर्मी के लिए गन कैरेज को ले जाने में मदद करती थी। कब किया था? 1769 में। अब बात आ रही है आंतरिक दहन की। आंतरिक दहन वाली कार की बात करते हैं। तो आंतरिक दहन वाली कार, है ना, तो किसने आविष्कार किया था? तो इसका आविष्कार दोस्तों किसने किया था? सैमुअल ब्राउन ने इसका आविष्कार किया था। ब्रिटेन के थे ये, और 1826 में किया था। तो कभी पूछेगा आंतरिक दहन वाली बात पूछेगा, तो आंतरिक दहन का नाम अगर पूछेगा तो इनका नाम याद रखना है, सैमुअल ब्राउन। तो आंतरिक दहन से चलने वाली पहली व्यवहारिक ऑटोमोबाइल का डिजाइन का निर्माण किया था किसने? ये व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों, लेकिन खासकर ये वाली व्यक्ति का नाम आता है जब भी आंतरिक दहन की बात आती है ना, तो कार्ल बेंज का नाम आता है दोस्तों। कार्ल बेंज ने आंतरिक दहन इंजन से चलने वाली पहली व्यवहारिक ऑटोमोबाइल का डिजाइन और निर्माण किया था, है ना, डिजाइन और निर्माण किया था दोस्तों, है ना। 3 पहिया वाहन थी वो गाड़ी, है ना, 3 पहिया वाहन थी। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे ये नाम क्यों आया है दोस्तों? ये नाम क्यों आया है? तो क्या हुआ था? सैमुअल लिखा है कई जगह। सैमुअल ब्राउन ने 1823 में औद्योगिक रूप से इस्तेमाल होने वाला पहला आंतरिक दहन इंजन का पेटेंट कराया था, इसलिए इनका नाम है, पेटेंट कराया था। यह इंजन संपीड़न रहित था दोस्तों, इसलिए इनका नाम आता है ना। इसने क्योंकि पेटेंट करवाया था इसलिए इसका नाम आता है। तो कार आंतरिक दहन वाली कार का आविष्कार पूछेगा, इसने पेटेंट करवाया था इसलिए इसका नाम आता है सैमुअल ब्राउन ब्रिटेन के थे, 1826, है ना। 1823 में इन्होंने पेटेंट करवाया था इसलिए इनका नाम आता है। अब बात करते हैं पेट्रोल से चलने वाली कार की बात करते हैं, है ना। तो पेट्रोल से चलने वाली कार की अगर अपन बात करें तो ये 1876 में नहीं, ये नहीं, 1885 में जर्मनी में कार्ल बेंज का नाम आता है दोस्तों, याद रखना है ना। कार्ल बेंज का नाम आता है, कार्ल बेंज का नाम आएगा तो, है ना। कार्ल बेंज ने एक सिलेंडर वाला पहला स्थिर इंजन बनाया था दोस्तों। कार्ल बेंज ने एक सिलेंडर वाला पहला स्थिर इंजन बनाया था। दुनिया की पहली पेट्रोल चालित कार का पेटेंट कार्ल बेंज ने 1885 के बाद 1886 में हासिल किया था, इसलिए इनका नाम आता है, याद रखना है, इसलिए इनका नाम आता है। तो पेट्रोल वाली कार का आविष्कार पूछेगा तो कार्ल बेंज ने, जर्मनी के थे, 1885 में पेटेंट करवाया, है ना। 1885 में आविष्कार किया था और 1886 में पेटेंट करवाया था, इसलिए इनका नाम आता है, याद रखना है ना, इसलिए इनका नाम आता है, याद रखना है दोस्तों। समझ में आया? 3 चीजें याद रखना कार से रिलेटेड। वाष्प वाली पूछेगा, आंतरिक दहन वाली, पेट्रोल वाली। अब बात करते हैं अपन कार्बोरेटर की। कार्बोरेटर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कार्बोरेटर जो गाड़ी में लगा रहता है, कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर बोलते हैं जिसको, अपनी बोलचाल की भाषा में कार्बोरेटर बोल देते हैं, नहीं तो उसका नाम है कार्बोरेटर। एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो आंतरिक दहन इंजन के लिए हवा और द्रव्य ईंधन को मिश्रित करती है। ये हवा और द्रव्य ईंधन को मिश्रित करती है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है किसने किया था, तो इसका आविष्कार भी सबसे पहले नाम इसी का आता है दोस्तों, इसमें कार्ल बेंज का ही नाम आता है ना। इसका आविष्कार कार्ल बेंज ने 1885 में किया था, लेकिन 1886 में इसका पेटेंट करवाया था। फिर कार्ल बेंज ने ही
मर्सिडीज बेंज के संस्थापक रहे हैं। ये कार्ल बेंज थे दोस्तों, ये जो मर्सिडीज बनी थी ना, कार्ल बेंज ही मर्सिडीज बेंज के संस्थापक रहे हैं दोस्तों, संस्थापक रहे हैं। तो अपने को नाम आता है किसका, जी डेमलर का। जी डेमलर का नाम क्यों आता है तो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों कभी क्वेश्चन आया कार्बोरेटर का आविष्कार किसने किया था, तो इन्हीं का नाम आता है दोस्तों, कार्ल बेंज का, है ना, कार्ल बेंज का ही नाम आता है। इनका नाम नहीं रहेगा तो जो टू व्हीलर में लगा रहता है ना वाली चीजों वाले छोटे कार्बोरेटर की बात है तो उसमें नाम आता है जी डेमलर का, जी डेमलर का, है ना। फिर कार्बोरेटर का इस्तेमाल टू व्हीलर यानी मोटरसाइकिलों में भी होने लगा। तो इस्तेमाल आज भी मोटरसाइकिलों में होता है, जिसमें जहाँ पे अपन एवरेज मिलाते हैं, आप देखना वहाँ पे टंकी से पानी यानी पेट्रोल की टंकी से जो पाइप आता है कार्बोरेटर में ही लगा रहता है, वहाँ एवरेज मिलाने का भी दिया रहता है ना। तो अपने को पूछेगा कार्बोरेटर का आविष्कार किसने, तो जी डेमलर, और इसका नाम नहीं आएगा तो कार्ल बेंज का ही नाम आएगा, तो इसको टिक करना है दोस्तों। तो जी डेमलर ने करा था, जर्मनी के थे ये, 1876 में करा था, याद रखना है। अब बात करते हैं कताई मशीन की। कताई मशीन जिसको अपन हाथ से छिलते हैं, घर में जो मशीन होती है ना दोस्तों सिलाई मशीन, उसी को ही कताई मशीन कहते हैं, है ना, उसी को कताई मशीन कहते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था, है ना, क्रॉम्पटन ने किया था, और ये ब्रिटेन के थे और 1779 में किया था। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे कताई मशीन की। तो कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो आपको बता दूं मैं, इसका आविष्कार में नाम आता है जेम्स हेयर ग्रेस का नाम आता है दोस्तों। हेयर ग्रेप्स यानी बीच में वाह है, हेयर ग्रेस का नाम आता है दोस्तों ज़्यादातर। 1764 में इसने आविष्कार किया था कताई मशीन का सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। तो फिर बाद में दोस्तों, बाद में उसका आविष्कार इसने साथ में मिलकर सैमुअल क्रॉम्पटन इसने साथ में मिलकर दोस्तों, इन दोनों ने साथ में मिलकर उसको और उसकी खूबियों को उजागर किया, है ना। उसमें ऐसी सुई लगाई जिस मदद से कई धागों का उत्पादन किया जा सकता था। और बहुत, तो फिर ये जब इसका आविष्कार हो गया दोस्तों, तो औद्योगिक क्रांति में सबसे अहम आविष्कारों में से एक माना गया। ये औद्योगिक क्रांति में सबसे अहम आविष्कारों में से एक माना गया। इससे कपड़ा उत्पादन में काफ़ी बदलाव आ गया था दोस्तों, कपड़ा उत्पादन में काफ़ी बदलाव आ गया था। तो समझ में आ गया। कताई मशीन का आविष्कार पूछेगा तो दो लोग का नाम आता है, मैंने बताया। एक नाम ये याद रखना है, जेम्स हेयर ग्रेस, है ना, ये नाम याद रखना है। और दूसरा इसका नाम है, दोनों ने मिलके किए थे ये, है ना। अब बात करते हैं अपन कारपेट स्वीपर क्या था दोस्तों। कारपेट स्वीपर का आविष्कार मेलविले आर बिसेल, है ना। क्या नाम है, मेलविले, कई जगह मेलविले लिखा है स्टैंडर्ड बुकों में, यानी इंग्लिश में मेलविले आर बिसेल, है ना, बिसेल ने किया था दोस्तों। उन्होंने 1876 में कालीन स्वीपर का पेटेंट करवाया था। मेलविले बिसेल ने अपनी पत्नी एना के लिए कालीन से लकड़ी के बुरादे को साफ करने के लिए यह मशीन बनाई थी, है ना। कालीन से लकड़ी के बुरादे को साफ करने के लिए यह मशीन बनाई थी दोस्तों, याद रखना है। तो बस, तो ये एक मशीन होती है जो साफ कर देती है, उसको बोलते हैं कारपेट स्वीपर नाम की एक मशीन होती है दोस्तों। उसको ऐसा कहीं पूरी चीजों को अंदर खींच लेता है वो, है ना। तो उसका आविष्कार किसने किया था, आएगा क्वेश्चन। तो मेलविले आर बिसेल ने किया था, याद रखना है। मेलविले आर बिसेल ने किया था, यूएसए के थे। 1876 में अपनी पत्नी को तकलीफ होती रही होगी साफ सफाई करने में, तो उसके लिए बनाया था। कालीन से लकड़ी के बारूद को साफ करने के लिए यह मशीन बनाई थी। उन्होंने बोले बना के उसको दिया उसकी पत्नी को कि ये ले, बहुत काम करती तू करके, है ना। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट
क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर जो है ये समय नापने वाला बहुत सटीक उपकरण है दोस्तों। क्रोनोमीटर जो है ये समय नापने वाला बहुत सटीक उपकरण है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर समुद्र में देशांतर तय करने के लिए किया जाता है। देशांतर को तय करने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार जो है यानी क्रोनोमीटर का इस्तेमाल वैज्ञानिक प्रयोग, नेविगेशन और खगोलीय प्रेक्षणों में भी किया जा रहा है दोस्तों, है ना, किया जा रहा है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन हैरिसन ने किया था, है ना, हैरिसन। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार में नाम आता है जॉन हैरिसन का। जॉन हैरिसन का नाम आता है दोस्तों, याद रखना है ना। जॉन हैरिसन का नाम आता है। जॉन हैरिसन का नाम आता है। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे और 1735 में इसका आविष्कार किया था। तो समझ में आ गया क्या है क्रोनोमीटर समय नापने वाला बहुत सटीक उपकरण है ये। ग्रीक भाषा का शब्द है क्रोन दोस्तों। क्रोन का मतलब होता है क्रोनोमीटर, यानी समुद्री क्रोनोमीटर से नाम से क्या निकला है उसका मतलब, समुद्री क्रोनोमीटर के नाम से उसका मतलब निकला है। बात करेंगे घड़ी की दोस्तों। घड़ी तो अपन देखते हैं दिन में कई बार। तो घड़ी का आविष्कार जर्मन के पीटर हेनलेन ने किया था, है ना। पीटर हेनलेन ने किया था दोस्तों। तो देखो घड़ी के आविष्कार में कई लोगों का नाम आता है। घड़ी के आविष्कार में कई लोगों का नाम आता है। समय का सही पता लगाने में आसान हो गया था ये, तो कई लोगों का नाम आता था। पहले घड़ी के आविष्कार से पहले लोग सूर्य के मुताबिक समय का अनुमान लगाते थे, है ना। फिर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग धारणाएं दी और घड़ी का आविष्कार किया दोस्तों। तो घड़ी का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन में हुआ था दोस्तों सबसे पहले, है ना। चीन के आई सिंग चीन के एक व्यक्ति थे आई सिंग और आई सिंग और लियांग सेन, है ना। लियांग सेन ने 1725 में यांत्रिकी घड़ी बनाई थी। 1725 में यांत्रिकी घड़ी बनाई थी दोस्तों। कौन सी घड़ी? यांत्रिकी घड़ी बनाई थी, ये याद रखना है ना। इसके बाद देखो यांत्रिकी घड़ी बनी। इसके बाद 1656 में पेंडुलम घड़ी बनी दोस्तों, है ना। पेंडुलम घड़ी बनी और आधुनिक घड़ी जो है वो ब्लेज पास्कल ने बनाई थी दोस्तों। आधुनिक घड़ी जो है वो ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग नाम आता है दोस्तों, है ना। तो देखो यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, पेंडुलम वाली घड़ी किसने बनाई थी? तो ये नाम लिखा हुआ है क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने पेंडुलम वाली घड़ी बनाई थी। और आधुनिक घड़ी की बात करेंगे तो फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने पहनने वाली आधुनिक घड़ी बनाई थी। वो ब्लेज पास्कल ने बनाई थी दोस्तों। तो तीन नाम अपने को पता होना। यांत्रिकी घड़ी पूछेगा, यांत्रिकी घड़ी का आविष्कार चीन में हुआ था और पेंडुलम घड़ी का आविष्कार नीदरलैंड से हुआ था। यांत्रिकी घड़ी का आविष्कार आई सिंग व लियांग सेन ने किया था, है ना। और पेंडुलम घड़ी का आविष्कार पूछेगा तो क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने किया था। और आधुनिक घड़ी की बात करेंगे तो ब्लेज पास्कल ने आधुनिक घड़ी बनाई थी। और कई लोगों को श्रेय दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे आविष्कार हुआ है, इकट्ठे नहीं हुआ है ना। तो ये समझ में आया, दो याद रखना है, इतना दो चीजें याद रखना है ये। अब बात करते हैं अपन डीजल इंजन की। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो डीजल इंजन बनाया था किसने? इतिहास के पन्नों में आज भी वो तारीख दर्ज है, 1858 की तारीख है वो। 1858 या गलत छप गया है, 1858 है ना। 1858 में हुआ था। डीजल इंजन के आविष्कारक रूडोल्फ डीजल थे दोस्तों। क्या नाम था उनका? रूडोल्फ डीजल थे। इन्हीं के नाम पे इनकी सरनेम थी डीजल। तो डीजल से ही उठा के इनने अपने उसका नाम ही रख दिया डीजल इंजन, क्योंकि खुद ने बनाया तो खुद की सरनेम पे नाम पे ही रख दिया डीजल इंजन। तो क्वेश्चन आएगा डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रूडोल्फ डीजल ने किया था, याद रखना है। रूडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था 1858 में। कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे, याद रखना है, जर्मनी के थे, है ना, जर्मनी के थे। तो डीजल इंजन का पूछेगा तो बनता चल जाएगा रूडोल्फ डीजल जर्मनी के थे। तारीख मैंने क्या बताया? तारीख मैंने बताया था 1858। ये समझ में आया। अब बात करते हैं अपन डायनामो की। डायनामो, है ना, जिसको डायनेमो भी बोलते हैं। डायनामो या डायनेमो भी बोलते हैं ना। तो इसकी बात करते हैं। तो इसका आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। कब किया था? 1831 में किया था।
तो डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1831 में किया था। डायनेमो एक विद्युत जनरेटर होता है दोस्तों, इसी को जनरेटर भी बोलते हैं, जनरेटर भी बोलते हैं। एक विद्युत जनरेटर होता है जो घूर्णन यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जो यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार कि जनरेटर जो है यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है ना। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरक का प्रयोगात्मक अनुसंधान किया था और इसको डायनामो का आविष्कार किया था। डायनामो का पर काम करने वाले सिद्धांत को बाद में फैराडे का नियम भी कहने लगे दोस्तों। डायनामो के सिद्धांत पर कार्य करने वाले नियमों को फैराडे का नियम भी कहने लगे। औद्योगिक कामों के लिए इस्तेमाल होने वाला आधुनिक डायनामो का आविष्कार किसी और ने किया था, लेकिन नियम तो इसी ने निकाला था, है कि नहीं? नियम तो इसी ने बनाया था। तो अपने को पूछेगा डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। इंग्लैंड में 1831 की बात है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन डेंटल प्लेट की। डेंटल प्लेट क्या था? तो चीनी दांतों यानी चीनी मिट्टी के दांतों को, चीनी मिट्टी के दांत होते थे दोस्तों, उसको बोलते हैं डेंटल प्लेट, है ना। तो चीनी मिट्टी के दांतों को कठोर रबर से बनी दांत प्लेटें में लगाने का काम हुआ था। तो उसी को बोलते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो इसका शुरुआत किसने किया था? तो ये किया था एंथोनी प्लेटसन अमेरिका के थे। ये 1817 में इसने आविष्कार किया था। तो डेंटल प्लेट का कभी पूछा, डेंटल प्लेट का आविष्कार किसने किया था? दांत प्रत्यारोपण का आविष्कार बोलेंगे अपन। दांत में प्रत्यारोपण, दुनिया भर के लोगों ने खोए हुए दांतों को बदलने के लिए कई कोशिश की थी। उसके बाद जब इसका आविष्कार हुआ तो बिल्कुल वैसे ही चीनी मिट्टी के दांत बनने लगे, एक नंबर लगाने के लिए, है ना। तो बस वही चीज समझना है, किसने किया था आविष्कार। तो समझ में आ गया। पूछेगा डेंटल प्लेट का आविष्कार किसने किया, तो नाम आएगा एंथोनी प्लेटसन। यूएसए के थे 1817 में, है ना। बात करते हैं अपन डिस्क ब्रेक की। डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो डिस्क ब्रेक का आविष्कार अंग्रेज इंजीनियर फ्रेडरिक विल्हेम लेनचेस्टर, क्या नाम था उसका? पूरा नाम था उसका फ्रेडरिक विल्हेम लेनचेस्टर। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, अंग्रेजी में ऐसा लिखा है लेनचेस्टर, है ना। लेनचेस्टर ने किया था दोस्तों 1902 में। कब किया था? 1902 में। ब्रिटेन के थे, उन्होंने पेटेंट करवाया था 1902 में, इसका पेटेंट करवाया था, है ना, पेटेंट करवाया था। तो डिस्क ब्रेक पहियों पर लगे रोटर को रोकने के लिए कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क ब्रेक जो है हाइड्रोलिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है, पता होना, हाइड्रोलिक एनर्जी। डिस्क ब्रेक जो है हाइड्रोलिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है। डिस्क ब्रेक कारों में बहुत तेज रफ्तार से चलने के बावजूद कार को रोकने की सक्षम है दोस्तों वो, और टू व्हीलरों में भी आने लगा है ना। कारों में, टू व्हीलर मोटरसाइकिलों में डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल होने लगा है। डिस्क ब्रेक गर्मी को बेहतर तरीके से फैलाता है वहाँ पे, और यानी उस हाइड्रोलिक सिद्धांत पर काम करता है। कारों में ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल ज़्यादातर हो रहा है, अब कई ड्रम ब्रेक भी आने लगे। तो अपने को पूछेगा डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो नाम याद रखना है, फ्रेडरिक विल्हेम लेनचेस्टर ने किया था। इतनी चीज़ें याद रखें बस। बात करते हैं अपन अब, नेक्स्ट है डीसी मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो डीसी मोटर का आविष्कार करने का श्रेय कई लोगों को दिया जाता है, लेकिन अपन बात करेंगे ब्रिटिश वैज्ञानिक रहे हैं एक, है ना, ब्रिटिश वैज्ञानिक। उसके बाद बेल्जियम के एक वैज्ञानिक, उन्होंने भी किया था, और फ्रांस के वैज्ञानिक, उन्होंने भी किया था। डीसी मोटर, जिसे डायरेक्ट करंट मोटर भी कहते हैं, एक विद्युत मशीन होती है या डायरेक्ट करंट से संचालित चुंबकीय क्षेत्र बनाकर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदल देती है, उसी को डीसी मोटर कहते हैं। तो डीसी मोटर का आविष्कार जे नोबे ग्रामे ने किया था। जे नोबे ग्रामे ने किया था दोस्तों। ये बेल्जियम के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे नोबे ग्रामे।
जे नोबे ग्रामे ने किया था, याद रखना है ये, है ना। जे नोबे ग्रामे ने किया था। मैंने बताया कई लोगों को दिया जाता है इसका श्रेय, है ना, तो आपको हो सकता है अलग अलग बुक में अलग अलग मिले, लेकिन ये अपने को एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से ये पता होना किसने किया था। तो जे नोबे ग्रामे ने डीसी मोटर का आविष्कार किया था, बेल्जियम के थे ये, 1873 में किया था। अब बात करते हैं एसी मोटर की। तो एसी मोटर का आविष्कार किसने किया दोस्तों? एसी मोटर का आविष्कार किसने किया? तो एसी मोटर का आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने। निकोला टेस्ला ने 1888 में प्रथम एसी मोटर बनाई थी और उसका पेटेंट भी करवाया था। तो नाम याद रखना है ना। एसी मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। एसी मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था, याद रखना है दोस्तों, याद रखना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार किसने किया था, ये पता होना। इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार विलियम स्टार्जन, है ना, विलियम स्टार्जन ने 1824 में पहला व्यावहारिक विद्युत चुंबक बनाया था। उन्होंने घोड़े की नाल के आकार का लोहे को कोर लिया था, घोड़े की नाल के आकार का लोहे का कोर लिया था और उस पर नंगे तांबे के तार से 18 मोड़ लपेटे थे और उन्होंने करंट चालू किया था दोस्तों, उससे करंट चालू किया था। तो यह विद्युत चुंबक बन गया था, है ना, और अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता था। वो अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता था। तो अपन बोल सकते हैं कि नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम स्टार्जन ने किया था, ब्रिटेन के थे ये। कब किया था? 1824 में किया था, याद रखना है, 1824 में किया था। उन्होंने 1824 में इसका पेटेंट भी करवाया था और इनका नाम आता है, याद रखना है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार किसने किया था? विलियम स्टार्जन ने किया था। बात करते हैं पिक्चर की। अब पिक्चर की बात करते हैं, यानी फिल्म की बात करते हैं। तो दोस्तों फिल्म की बात करेंगे तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्या बताऊं जानकारी के लिए बता दूं। तो दोस्तों अगर आता है क्वेश्चन अपने को फिल्म यानी मुख चलचित्र का आविष्कार किसने किया था? तो लुई ले प्रिंस ने किया था। नाम याद रखना है। लुई ली प्रिंस लिखा है लेकिन इंग्लिश में उसका ले नाम लिखा हुआ है ना। तो लुई ले प्रिंस ने 1888 में मोशन पिक्चर कैमरे का आविष्कार किया था। और फिर वो गायब हो गए थे दोस्तों, उनका पता ही नहीं चला आज तक के। उसने आविष्कार किया और कहाँ गायब हुए, क्या हुए, तो आज तक उनकी ना बॉडी मिली ना कुछ पता चला था दोस्तों, है ना। तो उसका इन्हीं का नाम आता है इसके आविष्कारक में। तो फिल्म का आविष्कार मूक चलचित्र यानी कि हम बात कर सकते हैं मोशन पिक्चर कैमरे का आविष्कार इन्होंने ही किया था और फिर ये गायब हो गए थे दोस्तों। फिर उसके बाद इनका पता ही नहीं चला आज तक के और ये गायब हो गए थे। तो अपने वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक फ्रांसीसी कलाकार और प्रारंभिक मोशन पिक्चर कैमरे के आविष्कारक थे ये, है ना। एक फ्रांसीसी कलाकार और प्रारंभिक मोशन पिक्चर कैमरे के आविष्कार थे और इन्होंने राउंड हे गार्डन सीन के निर्देशक भी रहे हैं, याद रखना है ना। सीन के निर्देशक भी रहे हैं। तो राउंड है गार्डन सीन के निर्देशक भी रहे हैं ये। तो अपने को क्वेश्चन अगर आता है फिल्म मूक चलचित्र का आविष्कार किसने किया था? लुई ले प्रिंस ने, यूएसए के थे ये, 1855 में किया था। और उसके बाद ये इन्होंने मोशन पिक्चर कैमरे का आविष्कार किया था 1888 में और उसके बाद गायब ही हो गए थे दोस्तों, पता ही नहीं चला इनका, है ना। तो अलग अलग जानकारी उपलब्ध होती है अपने को फिल्मों के आविष्कार के बारे में, लेकिन नाम इनका आता है इसलिए याद रखना है। अब इधर चलते हैं और क्या है देखते हैं, है ना। इधर चलते हैं और देखो अब यहाँ पे जो आया नाम ये अलग है ना, ये अलग है। तो इसको देखो अब ये, है ना, वक्त चलचित्र की बात हो रही है। वक्त चलचित्र यानी बोलने वाली फिल्म जिसमें आवाज़ भी सुन सकते थे अपन, तो इसका आविष्कार किसने किया था?